हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके फरवरी महीने के अंदर फरवरी 2023 नॉट 22 फरवरी 2023 के अंदर जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फरवरी का जो पार्ट है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। और दिस वाज द पार्ट 2, जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ एग्जाम्स आपके पीसीएस के निकल चुके हैं और अब आने वाले जैसे एग्जाम्स हैं आपके यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आपका मई के मंथ में होगा, एमपी पीसीएस का भी आपका एमपी पीएससी का भी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आपका मई के मंथ में होने वाला है, और यूपीएससी तो डेफिनेटली आपको मई के महीने में मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्स जो मेरी नॉलेज में है, और भी कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी कंडक्ट कराए, जिसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ। सो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम भारत में किस तरीके से या किसके द्वारा जो है वो एस्टिमेट की जाती है। तो इसे एस्टिमेट किया जाता है सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस की तरफ से इसे एस्टिमेट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये पार्ट है बेसिकली किसका, दिस इज द पार्ट ऑफ एनएसओ। अब यहाँ पर एनएसओ क्या है, एनएसओ है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। इसके द्वारा क्या किया जाता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीएसओ है, ये जो आपका सीएसओ है, ये आपका ये और क्या क्या काम करता है, जैसे कि कंपाइल करता है नेशनल अकाउंट्स को। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स का काम करता है ये। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम, जो भी हमने यहाँ पर बात करी, क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपका, कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक कंज्यूमर्स, ये काम भी यही करता है। और कुछ अदर विंग्स हैं, जैसे एक तो विंग हो गई ये, देखिए ये यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक एनएसओ है, और एनएसओ की एक विंग है आपकी सीएसओ। ठीक है, और कुछ और विंग्स के बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो एक होती है एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है। इसको अगर जो आप दूसरे टर्म में आप याद करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं एनएसओ इज इक्वल्स टू यहाँ पे सीएसओ प्लस एनएसएसओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती हुई देखने को मिलती है। पहले तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट थी, इंडिविजुअल थी, बाद में इनका मर्जर हो जाता है, कंबाइंड हो जाती हैं। और ये कंबाइंड कब होती हैं, ये कंबाइंड होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होती हैं 23 मई को, 23 मई 2019 को ये कंबाइंड होती हैं। ठीक है, और ये आती हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क करती हैं। और यहाँ पर जो हम बात करें, जब मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर, आई मीन इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट वो कौन है। तो मिनिस्टर है यहाँ पर सदानंद सदानंद गौड़े गौड़े सदानंद गौड़ा, बेसिकली सदानंद गौड़ा इज द मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब बात हो गई हमारी सीएसओ के रिलेटेड या एनएसओ के रिलेटेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें फाइनेंस कमीशन की। तो एक टर्म दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है, इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 280 जो है उसके अंदर मेंशन्ड है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा। ठीक है, और वो फाइनेंस कमीशन करेगा क्या, ये फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब या कह लीजिए आप फाइनेंस या पैसों का जो बंटवारा है बेसिकली, ये करता है किसके किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ये फाइनेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको संभालता है। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो है कौन से फाइनेंस कमिश्नर है, वो है 15th नंबर के, 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन है, उनका नाम है एनके सिंह। ठीक है, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में हम जब बात करते हैं, तो नीति आयोग पहले 2015 से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन कहलाता था। अब ये बन गया नीति आयोग। अब यहाँ पर जो नीति लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है,
दिस इज कॉल्ड एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कई सारे वनडे एग्जाम्स में जो स्टेट लेवल के होते हैं वहां पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है और कई बार पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछा जाएगा, बट समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर, सीईओ, ठीक है, यहाँ पर है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। एंड यहाँ पर ना एक और चीज आती है मेरे को ध्यान, अभी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। 7 पिलर्स होते हैं यहाँ पर, किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के 7 पिलर्स कई बार पूछे जाते हैं, 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। तो वो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक है प्रो एक्टिविटी, प्रो पीपल एंड पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, ठीक है, राइटिंग शायद प्रॉपर अच्छे से नहीं आ रही है बट आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे, एंड इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो दीज 7 आर दीज 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7 पिलर्स है किसके? नीति आयोग के, ठीक है। तो अगर जो कभी पूछा जाए किसी मैच ऑफ द फॉलोइंग में या ऑप्शंस डाल दिए जाए कि बताइए कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नीति आयोग के पिलर्स में से नहीं है, तो दैट मीन्स फॉर दैट क्वेश्चन यू हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये 7 पिलर्स हैं आपके नीति आयोग के। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, which indicator provides the picture of the state of economic activities from the producer side or the supply side perspective? देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर कहलाता है आपका दैट इज द जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है? ये एक मॉनेटरी मेजर होता है ऑफ द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। आप ये समझिए 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है, यहाँ से 31 ऑफ मार्च, ठीक है। सपोज ये आप 2022 से शुरू होते हैं 2023 तक चलते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उन सब का आकलन बेसिकली क्या कहलाता है? जीडीपी। और यही एक इंडिकेटर है जो प्रोवाइड करता है स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और द सप्लाई साइड पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जीवीए। तो यहाँ पर जो जीवीए है, जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए इसे आप ऐसे ले लीजिए, जैसे हम बात करते हैं जीवीए इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब देखिए ये आउटपुट कब है? आउटपुट एट बेस प्राइस, दिस विल बी एट बेस प्राइस पे, ये बेस प्राइस पर होगा। और ये जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है ये कहाँ पर होगा? कंजप्शन मतलब परचेज प्राइस पर होगा, परचेज प्राइस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनडीपी लिखा हुआ है एक टर्म एनडीपी। अब देखिए यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं एनडीपी। ये जो एनडीपी है, एनडीपी क्या होता है? ये होता है फुल फॉर्म इसकी बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है आपका, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम बात करें एक छोटे से फॉर्मूले की, तो वो होता है एनडीपी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी, जीडीपी अभी हमने बात करी, माइनस डेप्रीशिएशन मतलब हो गया जितना भी आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, डेप्रिशिएट हो रहा है, कमी हो रही है उस चीज की वैल्यू के अंदर, वो चीज वो कहलाती है आपकी एनडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टचेस द पीक ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो पीक पर पहुंचती है इन 1998 के अंदर, 1998। अब देखिए 1998 जो है वो किस टर्म के अंदर आता है? दैट विल कम इन द
1991 टू 2001, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट देखने को मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 21% के अराउंड देखने को मिलती है, 21% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये 20 पॉइंट समथिंग है, मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया, 21% अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिपोर्ट कॉइन द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। कोठारी कमीशन रिपोर्ट है, ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, श्याम प्रकाश कमेटी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ये पूछा कि किस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। तो इसको इंट्रोडक्शन होता है ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट के तरफ से, और ये रिपोर्ट आपकी कब आती है, दैट इन 1987 के अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास दर जो है बेसिकली इसे हिंदी में कहा जाता है, उसका जो इस शब्द का जो उद्गम होता है वो आपका कब होता है, 1987 के अंदर। और इस रिपोर्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा मतलब प्रिपेयर की गई है, इसे प्रिपेयर करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमिक एंड सॉरी नॉट इकोनॉमिक, दैट इज इन्वायरमेंटल है, सॉरी इस चीज को करेक्ट करेंगे, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नॉट इकोनॉमी में बार बार वर्ड बोल रहा था, बट दैट इज द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो कोठारी कमीशन लिखा गया है, कोठारी कमीशन जो है ये आपका एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, एजुकेशन से संबंधित एक ये रिपोर्ट आई थी। और ये रिपोर्ट पूछा जा सकता है कई बार कि कब आई थी, तो दैट इज इन 1966 के अंदर आई थी, ठीक है, कोठारी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है इनमें से। अब देखिए लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनीज की जब हम बात करते हैं, देखिए IOCL जो है आपका, IOCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एनडी, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ न्यू दिल्ली में है, एनडी मतलब दैट मीन्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की तरफ से, मतलब उनकी उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बेसिकली ये वाला। और यहाँ पर जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके कोलकाता के अंदर देखने को मिलते हैं, कोलकाता, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है HPCL की बात करें तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, मुंबई। और दिस विल आल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस। अब यहाँ पर जो बात है कि ये है जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मिनरल कॉर्पोरेशन जो है ये आता है आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से नहीं, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है नॉट इंक्लूड इन द महारत्न। महारत्न की बात करें तो महारत्न की एक लिस्टिंग देख लेते हैं, महारत्न, ठीक है। तो महारत्न कंपनी कौन सी है, IOCL होती है एक, तो एक आपकी कोल इंडिया लिमिटेड CIL हो गया आपका, HPCL हो गया, सेल होती है आपकी, ठीक है, ONGC एंड आपका गेल भी आपका महारत्न है आई थिंक, है ना। एंड यहाँ पर फिर हम बात करें बेल, BHEL और NTPC, दीज आर द महारत्न कंपनीज, ठीक है। तो महारत्न पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए और एक और बात करते हैं, महारत्न के बाद होती है आपकी एक नवरत्न कंपनीज, नवरत्न, महारत्न एंड नवरत्न। तो नवरत्न की बात करें तो इसके अंदर BEL, बेल आता है, ठीक है। भेल और बैल दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आती है आपकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आती है आपकी, MTNL, ठीक है, MTNL भी इसके अंतर्गत आती है। NBCC कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये भी इसी के अंदर आती है। वाइजैक स्टील भी इसी के अंतर्गत आती है। और NMDCL दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी इसी के अंदर आती है। तो मतलब यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन है NMDCL, ये आपकी महारत्न नहीं है, ये है नवरत्न। तो यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड पूछा गया था, तो दैट मीन्स यू गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
हु स्टार्टेड नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए ठीक है, अभी एक मिनट, हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और कर लेते हैं, थोड़ी सी एक चीज़ छूट गई मेरे से। तो यहाँ पर देखिए महारत्न नवरत्न हमने कर ली, एक होती है मिनी रत्न, ठीक है, मिनी रत्न, मिनी रत्न। तो देखिए मिनी रत्न में क्या आता है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ रत्न बट मिनी रत्न। एक होता है भारत डायनामिक लिमिटेड, एक होता है कोच्चि शिपयार्ड, कोच्चि शिपयार्ड, ठीक है, और राइट्स लिमिटेड जो है आपका, ठीक है। तो दीज आर द मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैंने कुछ नाम आपको मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न के बता दिए, जिससे आपको थोड़ा सा फाइंड करने में इजी हो। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसको स्टार्ट होता है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इन 1980, 1980 के दशक में, ठीक है। और इसे शुरू किया जाता है मेघा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा, बाबा आमटे, ठीक है। ये दो लोग मिलकर, बेसिकली दो लोग नहीं है, बेसिकली जो एक कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी आंदोलन होता है, तो उसमें एक दो लोग जो है वो हाईलाइटेड होते हैं। जैसे भी रिसेंटली हम बात करें, एक बड़ा आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन, ठीक है, 2012-13 के अनुसार उस टाइम पर बेसिकली ये आंदोलन होता है। तो उस टाइम पर कुछ अन्ना हजारे एक मेन फोकस्ड पर्सन थे, उनके साथ में कई सारे जो लोग थे वो भी फोकस्ड पर्सन थे, बट इन्वॉल्व तो लाखों की हजारों की संख्या में थे। पर जो मेन चेहरे हो जाते हैं, जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ये दो लोग यहाँ पे संबंधित है, इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली कहा जा रहा है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या थे, फेज थे आंदोलन के। और यहाँ पर देखिए ये तो चेहरे हो गए, इनके साथ साथ और कौन लोग जो थे वो जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, वो थे यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर फार्मर्स थे, फार्मर्स, सोशल एक्टिविस्ट और आदिवासी जो लोग थे, आदिवासी लोग जो थे, आदिवासी लोग जो थे, और जो पीपल्स रहते थे अक्रॉस, मतलब वो लोग जो नर्मदा नदी के आसपास रहते थे, रिवर बैंक, अक्रॉस रिवर बैंक, ठीक है, रिवर नदी के किनारे आसपास के इलाकों में जो लोग रहते थे, उन सभी लोगों के द्वारा ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था क्या, ये था कि भाई जो नर्मदा रिवर है उस पर एक डैम बन रहा था, और उस डैम का नाम था सरदार सरोवर डैम, सरोवर, ठीक है, डैम। तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है, ताकि क्योंकि देखिए जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, डैम है, तो उस क्या होता है कि उस डैम के आसपास का जितना इलाका है वो उसको थोड़ा सा क्या कराया जाता है, खाली कर दिया जाता है, खाली कराया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी अगर जो दुर्घटना होती है तो वहाँ पर किसी को हताहत ना हो। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था कि डैम नहीं बनना चाहिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। हालांकि आज की डेट में सारे सिनेरियोज बदल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है उस डैम का, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर एक नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक भारतीय एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, और ये इनका संबंध रहा है चिपको मूवमेंट के साथ में। चिपको जो मूवमेंट है, चिपको आंदोलन, उसके साथ इनका संबंध देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नाम है चांदी प्रसाद भट्ट। तो ये जो चांदी प्रसाद भट्ट है, ये गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट है बेसिकली, ठीक है। एंड ये फाउंडर थे दोही ग्राम, इनका फाउंडेशन, मतलब इन्होंने, ये फाउंडर थे बेसिकली, इन्होंने एक संस्था का वो रखा था, नींव रखी थी, और उस संस्था का नाम था दैट इज दशोही ग्राम, दशोही ग्राम स्वराज्य संघ, दशोही ग्राम स्वराज्य संघ। और ये संस्था शुरू होती है 1964 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द जेनरिक मेडिसिन डिमांड इन यूएसए। देखिए भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखिए भारत का कंट्रीब्यूशन है 40% इन द जेनरिक मेडिसिन व्हिच आर डिमांडेड इन द यूएसए। इंडिया जो है एक लार्ज प्रोड्यूसर है जेनरिक मेडिसिन का ग्लोबली, मतलब दुनिया में सबसे, मतलब एक कह रहे जितना जी जेनरिक मेडिसिन जो है, जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जैसे कोई एक मेडिसिन है जो एक स्टैंडर्ड कंपनी बना रही है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड कंपनी कोई मेडिसिन बना रही है,
तो उस मेडिसिन में जो भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, कोई और कंपनी मतलब एक सस्ते रेट में, मतलब ये हो गया इस मेडिसिन का रेट मान लीजिए 100 रुपये है, तो जेनरिक मेडिसिन का जो रेट है जेनरिक मेडिसिन का, तो ये रेट आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ और 70 रुपीज़, मतलब उस रेट से काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दिस डिमांड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेडिसिन विल बी राइज्ड। और इंडिया एक बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, स्पेशली इन जेनरिक ड्रग्स के अंदर ग्लोबली। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो सप्लाई करता है दुनिया को, मतलब भारत की जो फार्मेसीज है, भारत में जो मेडिसिन बनती हैं, वो लगभग दुनिया को 50% मेडिसिन सप्लाई करती हैं। मतलब भारत में इतनी दवाइयाँ बनती है कि हम दुनिया की जो आपूर्ति है दवाइयों की, वो 50% हम ही लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है, इन द वेरियस सेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पर 40% तो हो गया आपका, डिमांड कौन रखता है, यूएसए फॉर द जेनरिक मेडिसिन फ्रॉम द इंडिया। बट यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि 25% मतलब यूके की जितनी भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट है उसका 25% हिस्सा वो कहाँ से जाता है, भारत से आता है। तो ये आंकड़ा भी ज़रूरी है आपके लिए कि 25% जो आंकड़ा आई मीन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है यूके की, वो कौन फुलफिल करता है, इंडिया। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्या स्टैंड है, बेसिकली क्या रैंक है। अब देखिए ये एक्चुअली रिपोर्ट ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाली है कि ये सारा सही रिपोर्ट है कि मतलब क्या है इस रिपोर्ट के अंदर गड़बड़ है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार अभी हम देखते हैं 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2021 में हमारी रैंक थी 101, कितनों में, 116 में, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है, मतलब पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश लिख देते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, इनके भी नीचे आपको भारत की रैंकिंग कर दी है। मतलब भारत की इन देशों की रैंकिंग भी आपकी, नेपाल को चलिए हटा भी दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऊपर कर दी है, भारत को और नीचे कर दिया। तो मतलब ये थोड़ा सा आंकड़ा थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, बट रिपोर्ट दी है इन लोगों ने कि भारत की ये रैंकिंग, तो हमें क्या करना है, यही चीज़ याद करनी है, हमें इस लॉजिक पर नहीं जाना है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान से भी हम नीचे हैं, ऐसा कैसे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, बट रैंकिंग तो यही दी गई है, तो हमें यही चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि अब हम यहाँ पर बात करें 2000, ये तो था आपका 2021 का, तो 2020 की बात करें यहाँ पर, तो 2020 में ये रैंकिंग थी 94, हमको खिसका के 101 पे कर दिया, 7 स्लोप डाउन कर दिया, 7 स्टेप्स डाउन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है लास्ट पोजीशन किसकी थी, 116 पोजीशन, जो 116 देशों का काउंटिंग हुआ है, तो दैट इज द सोमालिया। ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 में ये रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की रैंकिंग थी 107, ये देखिए और कम कर दिया गया अमंग 121 देशों के। पता नहीं किस आंकड़े को लेकर ये लोग करते हैं और क्या डाटा ये लोग डालते हैं कि भाई ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है, बट दिस इज नॉट अ बिलीवेबल थिंग। बट रिपोर्ट दी है तो हमें सिर्फ ये आंकड़े ही याद रखते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों पे कंट्रोवर्सीज में हमें नहीं जाना। चलिए फिर आगे, और एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI बेसिकली, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और साथ में वेल्थ हंगर हिलफेई, ठीक है। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये दोनों क्या है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो मैक्सिमम शेयर कौन सी सेक्टर, बेसिकली देखिए प्राइमरी सेक्टर तीन टाइप में आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका जो स्पेशली है एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर या रॉ मटेरियल मेकिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर आता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या आता है, बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, मैन्युफैक्चरिंग दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज जो आती हैं आपकी, ठीक है, वो सब चीज़ें। टर्शरी में क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर में सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने वीट का प्रोडक्शन किया, गेहूं उगाया, अब इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, उस गेहूं से आपका आटा बनाएंगी, आटा फैक्ट्रीज में जाएगा, मतलब गेहूं आटा फैक्ट्री में जाएगा, वहां से आटा बनेगा, मैदा बनेगा, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी।
पैकेजिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब इस चीज़ को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, भाई फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ये कौन काम करेगा? ये करेगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यहाँ से खरीदेगा, लेगा और फिर होलसेल में लेगा और फिर रिटेलर्स को सेल करेगा। तो एक तरीके का मीडिएटर का काम करता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स है या बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है टर्शरी सेक्टर का, दैट इज द सर्विस सेक्टर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग आपका प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अनडाउटफुल, बट और सबसे लार्ज एरिया भी यहाँ पर कंज्यूम होता है, बट यहाँ पर जो इनकम की बात करें, मनी की बात करें, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन में रहता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेपर गोल्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पेपर गोल्ड क्या होता है? देखिए, इसे कहते हैं SDR, दैट इज द SDR दैट मीन्स अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF। ठीक है, ये कहा जाता है बेसिकली दीज आर द पेपर गोल्ड ऑन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब SDR जो है ना ही कोई करेंसी है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि जिससे आप IMF में जाएंगे और उसको ये पेपर गोल्ड देंगे तो वो आपको पैसा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, SDR इज अ मतलब इसके अंदर जो बास्केट है, SDR बास्केट की बात करें, टर्म कई बार आता है SDR बास्केट। अब ये SDR बास्केट जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इसके अंदर जो बास्केट है, एक बड़ा पिटारा है, इस पिटारे के अंदर कौन कौन सी करेंसीज इंक्लूडेड होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये करेंसी से आपकी US डॉलर है एक, तो इसके अंदर रहता है यूरो रहता है, एंड जापानीज येन रहता है आपका साथ में, और पाउंड स्टर्लिंग भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ में चाइनीज रेन मिडीनी। ठीक है, तो या 5 कंट्रीज की आपकी जो करेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक टर्म है GDR। तो देखिए GDR क्या होता है? GDR रहता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, और नेगोशिएबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।